दोस्तों नमस्कार। राजस्थान इकोनॉमी की जो हमने सीरीज शुरू की थी उसमें एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया था। आज हम राजस्थान के सारे डेटा को एक साथ कंपाइलेशन करके देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले है जीएसडीपी। जीएसडीपी क्या है? ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसमें जो एस है, ये स्टेट को डिनोट करता है। इसका क्या मतलब होता है जीएसडीपी का या जीडीपी का मतलब क्या होता है? मतलब साफ साफ यही है कि एक स्टेट के अंदर एक साल के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवाओं का अंतिम बाजार मूल्य वो जीडीपी है। नहीं समझ में? थोड़ा आसान कर लेते हैं। देखो, मान लो एक स्टेट है, अपना राजस्थान स्टेट है। इसके अंदर एक साल में एक फ्रिज बन रहा है, बस एक फ्रिज। ठीक, तो एक फ्रिज का मूल्य है 20,000 रुपये। तो राजस्थान की जीडीपी होगी 20,000 रुपये। बस एक सिंपल समझाने के लिए। ठीक, लेकिन राजस्थान में तो बहुत कुछ बनता है। ना सिर्फ वस्तुएं बनती है, सेवाएं बनती हैं। सेवाओं से क्या मतलब है? सेवाओं से मतलब है जहाँ वस्तु ना हो, जैसे कि आप किसी किसी बस का सफ़र कर रहे हैं, वहाँ आपने किराया दिया है, या फिर आपके हॉस्पिटल में गए हैं तो वहाँ आपने बिल दिए हैं, वो सब सेवाएं हैं। ठीक, तो उसका जितना भी मार्केट वैल्यू है ना, वो सारों को जोड़ लोगे ना तो वो स्टेट की जीडीपी निकल जाती है। इसे दो तरह के से नापते हैं, एक तो प्रचलित मूल्य पे, एक स्थिर मूल्य पे। अब प्रचलित मूल्य क्या है? प्रचलित मूल्य का मतलब है स्थिर मूल्य में 2011 को एक बेस ईयर ले रखा है। इसका क्या मतलब है? उससे फिर प्रचलित मूल्य समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। स्थिर मूल्य क्या है? स्थिर मूल्य है कि 2011 में फ्रिज का जो मूल्य था ना, जैसे मान लो 2011 के अंदर फ्रिज का मूल्य 15,000 रुपये था, तो आज 15,000 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि मान लो 2011 के अंदर राजस्थान के अंदर 5 फ्रिज होते थे। ठीक, और 2025 के अंदर राजस्थान में 4 फ्रिज होने लगे। ठीक, यहाँ मूल्य था उनका 10,000 रुपये एक फ्रिज का, और यहाँ आके 2025 में हो गया 20,000 रुपये। तो यहाँ जीडीपी बनी 50,000 रुपये, और 2025 में कितनी हो गई? 80,000 रुपये। तो जीडीपी तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सामान तो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले 5 बनते थे, अब 4 बनने लगे। तो अब क्या माना क्या जाए? क्या जीडीपी बढ़ रही है? नहीं, जीडीपी बढ़ नहीं रही है, जीडीपी उल्टा घट रही है। क्यों? क्योंकि वस्तुओं की संख्या घट रही है। ठीक है, इसलिए इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या किया जाता है? स्थिर मूल्य लिए जाते हैं कि भाई आप है ना 2011 की मूल्य लो। तो 2011 में कितने फ्रिज थे? 5, और उनका 50,000, और 2025 में कितने हो गए? 4, तो उनका मूल्य 40,000 हो गया। तो समझ में आएगा भाई जीडीपी घट गई। इसलिए लेते हैं स्थिर मूल्य को। और प्रचलित मूल्य क्या है? प्रचलित मूल्य के अंदर बेस ईयर से, आधार वर्ष से कोई भी तुलना नहीं की जाती है, और सीधा का सीधा लिया जाता है उसी साल का। अगर 2025 चल रही है तो सीधा 2025 का जितना भी मूल्य है उसे लिया जाएगा। बस ये एनएसडीपी क्या है? ये नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसे हिंदी में बोलते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। ये कैसे निकलता है? देखो, जीडीपी को आधार मान लिया एनडीपी के लिए भी और जीवीए के लिए भी। ठीक है, जीडीपी को आधार मान लिया एनडीपी के लिए भी और जीवीए के लिए भी। ठीक है, तो ये निकलेगा कैसे? देखो, इसको जी को पकड़ लो, जीडीपी का जी और जीवीए का भी जी। ठीक है, अब ये जो जी है ना, दोनों जीडीपी से जब हम दोनों को निकालेंगे तो जी जी सेम हो गया। इसलिए सेम हो गया तो इसके अंदर से कुछ घटेगा और कुछ वापस जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया जीडीपी के सेम है, जीडीपी का भाई है, ऐसे मान लो इसे। क्योंकि इसका नाम भी जी से शुरू हो रहा है और इसका नाम भी जी से शुरू हो रहा है, तो ये जीडीपी का भाई हो गया। तो जीडीपी का भाई हो गया, और जीडीपी से तुलना करनी है इनकी, तो जब कुछ घटेगा तो कुछ जुड़ेगा। लेकिन एनडीपी ये जीडीपी का भाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका नाम जी से शुरू नहीं हो रहा, तो इसके अंदर सिर्फ घटेगा ही, कुछ भी जुड़ेगा नहीं। अब क्या घट रहा है, क्या जुड़ रहा है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। एनडीपी का मतलब क्या है? एनडीपी का मतलब है जीडीपी के अंदर से हास निकाल दो। ये हास क्या है? ये हास है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब मान लो कोई मशीन है, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में कोई मशीन लगा दी। अब साल दर साल मशीन का वैल्यू घटेगा ना। आप कोई गाड़ी खरीद के लाए, उसके चक्के घस रहे हैं, गाड़ी का इंजन घस रहा है, गाड़ी की कीमत घट रही है ना, तो बस उसी को ही डेप्रिसिएशन करके जीडीपी में से घटाया जाता है। उससे आपको पता चलता है कि आपके मार्केट में एक्चुअल में वैल्यू क्या आपकी मार्केट की, बस इसी से होता है। तो ये शुद्ध होता है, बिल्कुल शुद्ध। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी डेप्रिसिएशन है, जो भी घटाव है, जो भी कटाव है मशीनों का, इनका जो हर चीज़ का, उसको माइनस कर दिया जाता है। और जीवीए क्या है? जीवीए देखो क्या होता है,
जीडीपी से हम दोनों को याद कर लिया था, जीडीपी से दोनों कैसे निकलेंगे। अब हमने एनडीपी देख ली, अब जीवीए देखते हैं। जीवी क्या है, ये हर सेक्टर वाइज है ना, हर सेक्टर वाइज इनका निकाला जाता है। एग्रीकल्चर का अलग, सर्विस का अलग, अपना इंडस्ट्री का अलग, हर सेक्टर वाइज देखा जाता है इसके अंदर। तो ये कैसे पता चलेगा कि भाई किस सेक्टर से हो रहा कितना है, किस सेक्टर का उत्पादन कैसा हो रहा है, कैसे पता चलेगा। अब मान लो जीडीपी से क्या है, जीडीपी में सारे होलसम पिक्चर दिख गई, पूरा एक साथ दिख गया, पूरी एक पिक्चर दिख रही है। इसके अंदर क्या है, सरकार का टैक्स भी शामिल है। मान लो हम वापस वो फ्रिज वाली कहानी ले लेते, मान लेते 5 फ्रिज बने हैं, ठीक, और हर फ्रिज का मूल्य 10,000 रुपये, ठीक है। बाजार के अंदर गया और सरकार ने उस पर 28% जीएसटी लगा दिया, ठीक है। तो 28% के हिसाब से 2,800 रुपये और बढ़ गए, तो आपको कितने पे करने पड़ रहे हैं, आपको करने पड़ रहे हैं 12,800 रुपये। लेकिन फ्रिज का मूल्य 10,000 रुपये था, 10,000 रुपये मूल्य था ना, और दिख रहा कितना है, 12,800, मतलब जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है इससे, ठीक। तो इससे एक्चुअल पिक्चर पता नहीं चल रही कि आपके देश के अंदर सामान बन रहा कितने का है। अब हो सकता है सरकार तो टैक्स को बढ़ा दे, घटा दे, तो जीडीपी भी बढ़ता घटता रहेगा, लेकिन उसका जीवीए स्थिर रहता है, उसका सरकार के टैक्स से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सही पिक्चर पता चलती है कि एक्चुअल में देश ग्रो कैसे कर रहा है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जीडीपी में से जो टैक्स जो सरकार ने लगाए वो घटा देंगे, लेकिन सब्सिडी जोड़ देंगे। सब्सिडी क्या है, सब्सिडी ऐसी है, मान लो यूरिया की सब्सिडी सरकार देती है फैक्ट्री को, डायरेक्ट फैक्ट्री को दे देती है कि भाई आप है ना, अगर आपको प्रोडक्शन की लागत पड़ रही है 10 रुपये, कोई चीज़ बनाने में, कोई भी चीज़ XYZ 10 रुपये की लागत पड़ रही है, तो हम आपको दे देंगे, हम आपको 8 रुपये दे देंगे, और आप जनता को ये सिर्फ 2 रुपये में दे दो। जैसे सरकार यूरिया पे सब्सिडी देती है, ठीक है, तो वो तो सरकार ने भर दिया ना, उससे भी पता नहीं चल रहा। मान लो 2 रुपये के हिसाब से हम काउंट करें बाजार मूल्य, तो वो तो बहुत कम दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में उसका वैल्यू तो 8 रुपये है ना, और 2 रुपये के हिसाब से वो बहुत कम दिखेगा। तो इसमें किया क्या जाता है, टैक्स घटा देते हैं और सब्सिडी को वापस जोड़ दोगे, जो सरकार ने सब्सिडी दी है वो वापस सरकार ले लेगी, ठीक है। एक इस तरीके से समझो से, तो रियल जो पिक्चर है ना वो सामने जाती है। ये होता है जीवीए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलते हैं, ये एनडीपी से निकलते हैं। देखो ये फॉर्मूला पूछा गया है 1-2 बार एग्जाम में, कि प्रति व्यक्ति आय किसके आधार पर निकलती है, ठीक है। तो ऐसे समझ लो, प्रति व्यक्ति, व्यक्ति तो एक शुद्ध पदार्थ है भाई, वो कोई इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो बस ये शुद्ध है, नेट, ये शुद्ध, ये ले लेंगे। और फिर नीचे क्या है, नीचे जनसंख्या, देश की जो भी स्टेट की जनसंख्या है उसको उसके नीचे ले लेंगे, मतलब भाग में ले लेंगे, ठीक है। अब आगे अब है सकल स्थायी पूंजी निर्माण। ये क्या है, इसके अंदर ये है कि आपके स्टेट में कैपिटलाइजेशन, मतलब कैपिटल का फॉर्मेशन कितना हो रहा है, कितनी कैपिटल का निर्माण हो रहा है। तो वो देखो 3,99,594 करोड़, इतनी कैपिटल बन रही है, ठीक है, पूरे देश, पूरे स्टेट के अंदर। तो कैसे याद करें इसको, ऐसे याद कर लो, देखो 39 देख लो, वैसे आपको लगभग देखो 3,99,000, ये 4 लाख के आसपास दिख रहे हैं ना, तो इसको 4 लाख ही मान लो, रफ आइडिया, ठीक है। और ये देखो 29.43 है, इसे 30% मान लो, तो ऐसे मान लो 4 लाख सकल पूंजी निर्माण है स्टेट की, और वो जीडीपी का कितना है, 30% है। जीडीपी जितनी भी इंडिया की जीडीपी कितनी, वो आगे आएगा कि इंडिया की जीडीपी कितनी है, वो 8 पॉइंट कुछ है, 8 पॉइंट कुछ लाख करोड़, तो उसका लगभग 30% है। अब जब पूंजी का निर्माण होता है ना, कोई भी पूंजी बनाओ, पूंजी मतलब यहाँ पैसा नहीं है, पूंजी मतलब कोई भी फॉर्मेशन, कोई बिल्डिंग्स, कुछ भी बन रही है ना स्टेट के अंदर, जो आगे पूंजी का निर्माण कर रही है, वो सब पूंजी के अंदर आते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा आप अपने चारों तरफ देख लो, जो भी सरकार के पैसे हैं वो कहाँ जाते हैं, वो तो पेंशन में, फंड में, सब्सिडी में, ठीक है, इनमें चले जाते हैं। तो रियल जो पूंजी का निर्माण करते हैं ना, वो करते हैं प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र करते हैं। तो देख लो, ये दिख भी जाएगा, लगभग 78% निजी क्षेत्र निर्माण कर रहा है, और 21% सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब स्टेट गवर्नमेंट इसका निर्माण कर रही है। और ये पूछते हैं एग्जाम में, इसलिए इस डाटा को अच्छे से रखना भाई दिमाग के अंदर, कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण के अंदर निजी क्षेत्र और स्टेट गवर्नमेंट का क्या योगदान है, और इसको भी, इस डेटा को भी देख लेना, लगभग 4 लाख करोड़ के समथिंग है। अब आगे चलते हैं, ये देखो योगदान, देखो पूंजी तो बन रही है, लेकिन बन क्या क्या रहा है, तो सबसे अधिक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब ये बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है। दूसरा रेजिडेंशियल, मतलब आवासीय, जहाँ लोग रहते हैं। और तीसरा होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन, जो अपनी ये एडमिनिस्ट्रेशन का जितने भी मशीनरी थी ना, उनका निर्माण। इसको देखो कृपा से याद रखते हैं, KRI
PA कृपा, K से C से कंस्ट्रक्शन, R से रेजिडेंशियल और P से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कृपा से याद कर सकते, इसको कृपा से याद किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। और इसे अच्छे से देखना, याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते रहते हैं, ठीक है। कृपा, बस कृपा जब आपके दिमाग में आ जाएगी तो फिर याद आ जाएगा भाई भगवान की कृपा से ही पूंजी का निर्माण होता है। बस ऐसे याद कर लेना कि भगवान की कृपा से पूंजी का निर्माण होता है, और उसमें से कृपा को ले लेना अलग से, ये CRIPA कृपा। अब चलते हैं GDP, GVA और NDP, ये होता क्या है हमने देख लिया, कैसे निकालते हैं ये भी हमने देख लिया, लेकिन ये है क्या, इसकी वैल्यू कितनी है ये और देख लेते हैं। तो देखो GDP की वैल्यू कितनी है, 8.45 लाख करोड़। देखो ये GDP का ही था, ये जो ये सकल स्थायी पूंजी निर्माण था ना, ये GDP का ही था। देखो 8 लाख का ही लगभग 8.45 का लगभग 30%, ये 399, ये शायद इसका है, सॉरी ये इसका है 1528 का है, ये जो 1528 है ना प्रचलित मूल्यों पे, इसका 30% है, ना कि ये 8 वाले का है, ठीक है। ये प्रचलित मूल्य हमने बता दिया था क्या होता है प्रचलित मूल्य, और स्थिर मूल्य क्या होता है, इस पर हमने बात पहले कर ली थी। अब आगे देख चलते हैं, इसको याद करने की कोशिश करते हैं। GDP कितनी है राजस्थान की, और GVA कितना है राजस्थान का, और NDP कितनी है राजस्थान की। तो देखो ये है 8 लाख करोड़, और ये लगभग इसका डबल है, पूरा डबल नहीं है लेकिन लगभग डबल है। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं, दूसरा तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं। हमको ये तो पता ही है कि सबसे अधिक GDP होती है, फिर GVA का, क्यों, क्योंकि GVA के अंदर से कुछ घटता है और फिर कुछ जुड़ता भी है, तो ये दूसरे नंबर पे होता है, ठीक है। और NDP ये तीसरे नंबर पे आई, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ घटता ही घटता है, जुड़ता कुछ नहीं है, तो ये तीसरे नंबर पे आएगी। तो बस एक याद रख लो, 8.45, फिर इससे थोड़ा कम 7.81, फिर उससे थोड़ा कम 7.41, ऐसे एक दो बार दिमाग में रिवाइज करोगे ना तो याद हो जाएगा। 8.45 लाख करोड़, 7.81 लाख करोड़ और 7.41 लाख करोड़, ये है GDP से शुरू होके GSVA और NDP तक जा रहा है ऐसे घटते क्रम में, ठीक है। अब ये जो इसके जो प्रचलित मूल्य वाला नहीं, ये तो स्थिर मूल्य वाला हो गया। स्थिर मूल्य पता है ना, 2011 का जो डाटा यूज लेते हैं उसके हिसाब से, तो ये तो स्थिर मूल्य से हो गया। और ये जो है नीचे वाला, ये प्रचलित मूल्य है। तो प्रचलित मूल्य क्या है, जो ये बीच वाला है ना, GVA, बीच वाला समझ लेना, GDP, GVA, NDP इस तरह से याद किया था। तो बीच वाला क्या हुआ, GVA हुआ ना। तो जो GVA है ना वो एकदम लगभग डबल है, बिल्कुल लगभग डबल है। कितना क्या था, 7.81, उसका लगभग डबल कर दो, 14.28, 7 का दुगुना 14। लेकिन ये GDP में ये डबल से थोड़ा कम, मतलब डबल 16 उससे कम 15, यहाँ भी देख लो डबल 14 उससे कम 13, इस तरह से याद कर लो, ठीक है, इस तरह से याद कर लो। और इनकी है ना परसेंटेज, मतलब वृद्धि दर भी पूछ सकते हैं कि भी स्थिर मूल्य पे है ना वृद्धि दर कितनी रही है। तो देखो ये 8 बार है, ये 8 बार है, ये भी 8 बार है और ये भी 8 बार है, और ये लगभग डबल है। ये देख, ये दोनों में डबल है, यहाँ 7 है तो यहाँ 14 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 11.86, लगभग 12 के पास पास है, ठीक है, लगभग 12 के आसपास है। तो जो बीच वाला है वो लगभग डबल है, और जो साइड वाले हैं वो डबल से थोड़े कम है। और वृद्धि दर में दोनों ही बराबर है, 8 12 8 12। एक दो बार इसको बार रिवाइज करोगी तो याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये तो देखो GDP, GVA, NDP हो गया। हम पढ़ते हैं GVA, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछते हैं कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में है ना, औद्योगिक में और सेवा क्षेत्र में, इनमें ना परसेंटेज प्रतिशत कितना है, ठीक। तो स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य दोनों को देख लेते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो एग्रीकल्चर का क्या है, 26% है। सिर्फ एग्रीकल्चर का ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बाकी दोनों का घटता हुआ दिखाई देगा राजस्थान के टर्म में। और भारत की ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है, एग्रीकल्चर में घटता हुआ दिखाई देता है और इन दोनों में ये बढ़ती हुई टर्म में दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, एग्रीकल्चर क्या है 26.21 और 26.72, थोड़ा बढ़ रहा है, स्थिर मूल्य प्रचलित मूल्य है, ठीक है। और उद्योग में क्या है, उद्योग में यहाँ 29 है, देखो ये 28 है, और यहाँ सेवा क्षेत्र में 43 है, यहाँ 45 है। मतलब जितना इधर घटा है ना उतना ही इधर बढ़ गया, इन दोनों में घट गया और ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अच्छे से एक बार दो बार देखोगे, रिवाइज करोगे तो दिमाग के अंदर बैठ जाएगी चीज़, ठीक। ये देखो जितना इधर घट रहा है ना 29 से 28, लगभग 1.5 के समथिंग घट रहा है, ठीक है, उतना इधर बढ़ रहा है लगभग 1.5 के समथिंग, ठीक। ऐसे याद कर लो, उद्योग में जितना घट रहा है सेवा में उतना बढ़ रहा है, और कृषि ये लगभग समान है, ठीक। लेकिन भारत में जब भारत की बात करते हैं ना तो थोड़ा सा मामला उल्टा हो जाता है। क्या उल्टा हो जाता है, इसमें कृषि का क्षेत्र बहुत कम है। यहाँ देखो लगभग 27% है ना, यहाँ 10% कमी है, 17% है। और उद्योग 27 और 54 उद्योग
27%, और सेवा क्षेत्र 54%, और एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र ये सबसे कम है 17%। ये राजस्थान के हिसाब से बिल्कुल उल्टा है, राजस्थान में एग्रीकल्चर का ज़्यादा है, बस इसको थोड़ा ध्यान रखना। चलो चलते हैं आगे। अब देखो पीछे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय ये कैसे निकालते हैं, ये हमने इसका फॉर्मूला तो हमने देख लिया था, एनडीपी के बटे में कुल जनसंख्या। ठीक, अब इसको ऐसे और देख लेते हैं। देखो ये 90,000 एक याद रख लो, और 1,67,000 ये राजस्थान की याद रखो। 90 लाख और 1,67,000, 90,000 और 1,67,000 ये राजस्थान की है। इसमें 16,000 जोड़ दो, इधर भी लगभग 16,000 और लगभग इधर भी 16,000, तो ये बन जाएगा 1,06,000, ये बन जाएगा 1,84,000। राजस्थान की याद रख लो 90,000 और 1,67,000। 90,000 क्या है, यह स्थिर मूल्य पे, स्थिर मूल्य पे। ये क्या है, यह प्रचलित मूल्य पे, तो ये बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, 90,831, 1,67,964, और इन दोनों में 16,000 बढ़ा दो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। WPI, CPI, AL ये क्या होते हैं? देखो ये है ना महंगाई नापने के सूचकांक है। WPI के क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। CPI क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब होलसेल का मतलब क्या है, मतलब थोक में कोई सामान बेचा जा रहा है, थोक में। अब WPI क्या होता है, कोई थोक में सामान बेच रहा है तो सिर्फ सामान ही बेचते हैं, उसमें वस्तु नहीं आती। ये कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि WPI के अंदर 2-3 कथन दे देंगे। WPI क्या है, WPI का आधार वर्ष ये है। सेकंड, WPI के अंदर वस्तु और सेवाएं दोनों को शामिल किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। WPI के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेवाओं को शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि थोक में WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक में, और CPI, ये देखो CPI सी में आ गया ना, कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है, उपभोक्ता, जो सामान खरीदते हैं। तो उपभोक्ता का काम तो सिर्फ वस्तु से नहीं चलता, उसे सेवाएं भी चाहिए, उसे ट्रैवल भी करना पड़ता है, उसे बहुत सारे ना हॉस्पिटल जाना पड़ता है ना, होटल टूरिज्म सेक्टर में जाना पड़ता है, तो उसे सेवाएं भी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उसका काम नहीं चलेगा, किससे, वस्तु से। तो देखो इसी को थोड़ा सा हम आगे दोबारा देखेंगे, CPI को और WPI को। एक बार इनका ये देख लेते हैं आधार वर्ष क्या क्या है। तो WPI का आधार वर्ष है 1999 और 2000। ये राजस्थान के टर्म में, ध्यान रखना, ये राजस्थान के टर्म में। भारत के टर्म में है ना, WPI का है 2011-12। ठीक है, 2011-12। लेकिन ये है किस में, ये है WPI राजस्थान के संबंध में। एक मिनट यार, 2011-12 में थोड़ा चेक कर लूँ क्या, वैसे तो सही लग रहा है, लेकिन एक सेकंड, कहाँ गया? हाँ मैं देख के बता देता हूँ आपको। हाँ एक सेकंड देख ही लेता हूँ, किस लिए देर करनी। वैसे तो मुझे तो ठीक ही लग रहा है, एक सेकंड देखो फिर भी। हाँ ठीक है, 2011-12 ये भारत का 2011-12 है WPI, और स्टेट का क्या है, स्टेट का है 1999-2000। ऐसे याद रख सकते हो भाई, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी सी ढीली चलती है, तो उसका WPI थोड़ा सा पीछे चल रहा है। और भारत का क्या है, लो यहाँ लिख देता हूँ, भारत का WPI है 2011 और 12। ठीक है, ओके, सिर्फ WPI, CPI सब सेम है। ठीक है, तो ये क्या है CPI, ये क्या है, इंडस्ट्रियल वर्कर है। IW मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर, AW मतलब एग्रीकल्चर लेबर, और ये R क्या है, ये है रूरल लेबर। ठीक है, और ये क्या है, रूरल और अर्बन दोनों है। तो देखो सबसे पुराना क्या है, सबसे पुराना एग्रीकल्चर का काम सबसे पुराना है भाई, पहले खेतों वातों में काम करते थे, तो सबसे पुराना भी सीखा होगा 1986-87। एग्रीकल्चर सबसे पुराना ही सीखा होगा। ठीक है, और इंडस्ट्रियल वर्कर मतलब इंडस्ट्री में लोग जाए काम कर रहे हैं, ये सबसे नया ट्रेंड है, तो सबसे नया आधार वर्ष सीखा है 2016। ठीक है, WPI हमने बात कर ली थी। और रूरल और अर्बन ये दोनों ही ना बहुत ज़्यादा पुराने हैं ना बहुत ज़्यादा नए हैं, तो ये बीच में से कहें, तो ये कहें 2012 की। अब जिसमें भी है ना, जिसमें भी देखो यार है ना, वर्कर या लेबर या वर्कर, उनका श्रम ब्यूरो करता है। श्रम से देखो देख लो, लेबर या वर्कर उनका काम करता है श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। ठीक, और जो रूरल और अर्बन उनका करता है NSO दिल्ली। ठीक, और जो WPI ऐसा करता है आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय। एक दो बार और देखोगे तो याद हो जाएगा, आर्थिक व सांख्यिक निदेशालय। आधार वर्ष हमने इनके देख ही लिए, आगे चलते हैं। देखो WPI का बारांश पूछते हैं बहुत बार। ठीक है, तो बारांश क्या है, और ये इससे ना ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं, आराम से बन सकते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राथमिक वस्तु क्या होती है, विनिर्मित वस्तु क्या होती है, ईंधन क्या होता है। ईंधन तो हमें पता है, ऊर्जा
कोई भी काम के लिए जो ऊर्जा उपयोग करते हैं वो होती है ईंधन। प्राथमिक वस्तु क्या है? प्राथमिक वस्तु वह है जो प्रकृति से हमें सीधे तौर पर प्राप्त हो रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो खनन हो, चाहे कुछ भी हो, जो प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त हो रही है वो सब प्राथमिक वस्तु हैं। और विनिर्मित वस्तु क्या है? इनको बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। जो सेकेंडरी जो चीज़ बन रही है ना, जैसे गेहूँ मिला और गेहूँ का हमने बिस्किट बना दिया, तो गेहूँ क्या हो गया? वो प्राथमिक वस्तु है, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट है वो। और जो विनिर्मित उत्पाद क्या हुआ? जिसका बिस्किट बन गया, सेकंड वाला, ठीक है। तो इनका ये याद रख लेना, WPI के अंदर ना प्राथमिक वस्तु और विनिर्मित उत्पाद और ईंधन, इनकी वस्तुओं की संख्या कितनी है और भारांश भी कितना है। भारांश क्या है? भारांश का मतलब है ये 75% है, लेकिन जब हम इंडेक्स का फाइनलाइज करेंगे, इंडेक्स को निकालेंगे, तो उसमें इसको सिर्फ 33% हिस्सा ही लेंगे इनका। बाकी ये सिर्फ वस्तुएं गुणोत्तर हैं, 69 है विनिर्मित उत्पाद, लेकिन इसको हम 49%, लगभग आधा हिस्सा इनका देंगे, ठीक। ऐसे ईंधन है, ईंधन की वस्तुएं 10 है, लेकिन हम इसको वेटेज 16% देंगे, मतलब 16% इनकी भागीदारी होगी इसमें, ठीक। ऐसे तो देखो ये तो घटते हुए क्रम है, बिल्कुल ये तो बिल्कुल घटते हुए क्रम में है। कौन सी? 75, 69 और 10, ये बिल्कुल घटते क्रम में। और ये देखो 33, 49 और 16, ये इसमें जो ये फर्स्ट है ना, इसको तो लास्ट वाले को एकदम ऐसे दिमाग में रखो भाई, ये दोनों तरफ से कम है, ये एक दोनों तरफ से ही एकदम कम है। और ये आपस में पलटे हुए हैं, एक दो ज़्यादा है वो बाद में कम हो गया, देखो ये ज़्यादा है यहाँ कम हो गया, ये कम है तो यहाँ ज़्यादा हो गया, ठीक है। और 75, 69 और 10 को, इनको क्रम में याद रख लेना। जो ईंधन है वो तो हमेशा कम ही है, दोनों तरफ कम है, संख्या में भी कम है और भारांश में भी कम है। लेकिन जो प्राथमिक वस्तु और विनिर्मित उत्पाद है ये आपस में बदल जाते हैं, ठीक। याद रखना, वस्तु याद रखना, पक्का याद रखना, ठीक। अब देखो प्राथमिक क्या क्या होते हैं, इनको हमने लिखा है, खाद्य पदार्थ होते हैं, क्रूड ऑयल होते हैं। अब देखो क्रूड ऑयल ऑप्शन में फंसा सकते हैं कि भाई क्रूड ऑयल क्या है, तो हम इसको ईंधन की जगह लगा देंगे। WPI में क्रूड ऑयल का भाग है, तो 3 ऑप्शन दे देंगे, प्राथमिक है, विनिर्मित है, ईंधन है, या फिर चौथा कोई और दे सकते हैं। तो देखो क्रूड ऑयल है ना, ये प्राथमिक है, लेकिन जो पेट्रोल बन रहा है ना, पेट्रोल, डीजल और विद्युत या फिर LPG बन रही है, ठीक। क्योंकि पेट्रोल कैसे बन रहा है? पेट्रोल क्रूड ऑयल से बन रहा है। क्रूड ऑयल क्या है? कच्चा तेल जो ज़मीन से निकलता है, बिल्कुल कच्चा तेल, और उसके फिर अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, ग्रीसॉल निकलता है, जितने भी मोम निकलता है, ये सब जितने भी है ना, ये क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट हैं, बाई प्रोडक्ट हैं, उससे बनते हैं, ठीक। ऐसे इसमें और विनिर्मित में तो हम पकड़ लेंगे आराम से कि भाई धातु है, धातु अयस्क है, जैसे खनन है, खनन क्षेत्र तो है प्राथमिक में, लेकिन खनन से जो अयस्क निकला ना, उससे धातु बना दी, वो निर्मित हो गए, विनिर्मित हो गए, तो ऐसे, ठीक। अब CPI देख लो, CPI क्या? कंज्यूमर के लिए वस्तु और सेवाएं दोनों चाहिए, तो इसके अंदर वस्तुएं सेवाएं दोनों को शामिल किया जाता है, ठीक। और जब भारत सरकार अपनी मुद्रास्फीति जारी करती है, RBI कोई डाटा जारी करती है ना, मुद्रास्फीति को लेके अपना लक्ष्य का निर्धारण करती है उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश के बाद में, तो वो CPI को ही लेती है। क्यों? क्योंकि भाई महंगाई के आंकड़े जारी करने जनता के लिए, और जनता को दोनों चाहिए ना, उन्हें सिर्फ वस्तुओं से मतलब नहीं है, उन्हें सेवाएं भी चाहिए, तो दोनों को लेते हैं। अभी देखो जब CPI निकालते हैं ना सरकार के लिए, जब सरकार CPI IW इंडेक्स को निकालती है, तो उसमें अलग अलग शहर से आंकड़े लिए जाते हैं। भाई कहाँ से लोगे आंकड़े, कहीं महंगाई कितनी है, कहाँ कम है, हर जगह अलग अलग। अब जयपुर में टमाटर 60 रुपये किलो मिलते हैं, तो हो सकता है गाँव में उस टाइम 20 रुपये किलो मिल रहे हो, तो कहाँ के टमाटर लें, कहाँ के सामान लें? तो सामान लेना के लिए 3 जगह को राजस्थान में चुना गया है, जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर। इसको देखो जेब की शॉर्टकट से बना लो, जेब। ये न मौद्रिक, हम पैसे की बात कर रहे हैं ना, पैसे का डाटा निकाल रहे हैं, CPI निकाल रहे हैं, तो जेब से याद भी हो जाएगा, आपस में रिलेट कर जाएगा। जेब, J से जयपुर, A से अलवर और B से भीलवाड़ा, जेब, ठीक। अब देखो लास्ट में आ गए, बिल्कुल निर्यात। राजस्थान से कितना क्या निर्यात होता है? तो राजस्थान से कुल निर्यात होता है 83,704 करोड़, 83,704 करोड़ रुपए के उत्पादों का निर्यात होता है, ठीक। इसमें जो सबसे टॉप पे जो वस्तुएं चल रही है ना, वो है इंजीनियरिंग उत्पाद, जवाहरात एवं आभूषण, धातुएं, कपड़ा और हस्तशिल्प। ये एक ट्रिक बनाने की कोशिश की गई है। इंजी की धाक है, इंजी को देखो की साइलेंट कर लेना, इंजी की धाक है, ठीक है। ई से क्या है? इंजीनियर उत्पाद, जी से क्या है? जवाहरात, धा से क्या है? धातु, कै से क्या है? कपड़ा, और है से क्या है? हस्तशिल्प। इंजी की धाक है। या फिर आप इसको इससे देख सकते हो, किसे? इंग्लिश में टेस्ट है, इंग्लिश में टेस्ट है, ठीक है।
तो इंग्लिश में क्या है, EN, ये इंजीनियरिंग पर उत्पाद आ गए, और G क्या है, ये जवाहरात आ गए। में क्या है, में से मेटल होता है, मेटल मेटल। और टेस्ट क्या है, टेस्ट से टेक्सटाइल, और है से क्या है से होता है हैंडीक्राफ्ट। तो इससे इंग्लिश में और हिंदी दोनों से ट्रिक आपस में बन सकती है। देखो यहाँ WPI की बात की तो ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो ना, ये भारत सरकार का तो मैक्सिमम 2011 बारे होते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो ना। अगर डायरेक्ट लिख के आए ना कि राजस्थान सरकार का WPI इंडेक्स में आधार वर्ष क्या है, या भारत सरकार का WPI में आधार वर्ष क्या है, तब इन चीज़ों को आप देखना। बाकी ज़्यादा ज़्यादा दिमाग पे ज़्यादा जोर मत देना, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक। ओके, थैंक यू। कल फिर एक नया वीडियो लेके आएंगे इकोनॉमी के अगले सेगमेंट के साथ। ओके, धन्यवाद।